दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल सीटेट का पंच में। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग सभी जानते होंगे, सीटेट का जो एग्ज़ाम अभी हाल फिलहाल में होने वाला है 15 दिसंबर 2014 को। तो दोस्तों, आप लोग सभी सीटेट एग्ज़ाम पास करना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपका कुछ नंबरों की वजह से या आप कुछ गलतियां कर रहे हैं जिसकी वजह से आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं हो पा रहा है। तो दोस्तों, आपको करना क्या है कि आपको दोस्तों जो एग्ज़ाम की डिमांड है, जो एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन्हीं के हिसाब से तैयारी करनी है। दोस्तों, आपको सर्वज्ञाता नहीं बनना है कि आप सब कुछ याद कर लें और एग्ज़ाम में ऐसा हो कि उसमें से कुछ आपके लिए एग्ज़ाम में कोई क्वेश्चन देखने को मिले ही ना। तो दोस्तों, आप समझने का प्रयास करें जो मैं कहना चाहता हूँ कि आप एग्ज़ाम की डिमांड के अनुसार तैयारी करें, जिससे आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाए। ठीक है दोस्तों, तो आपको सर्वज्ञाता नहीं बनना है। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, और सीटेट एग्ज़ाम डे बाई डे अपनी जो है एक हाई लेवल की ओर बढ़ता जा रहा है। जो इसमें क्वेश्चन जो पूछने का, प्रश्न पूछने का जो तरीका है, एक कहीं ना कहीं वो जो कठिनाई का जो स्तर है उसमें बढ़ता जा रहा है। तो आप लोग इस एग्ज़ाम को जितनी जल्दी क्वालिफाई कर लेंगे आप लोगों के लिए उतना ही अच्छा है। और भविष्य में आप सरकारी मास्टर या सरकारी टीचर बनना चाहते हैं या केंद्र लेवल पे या अपने स्टेट में, तो आपके लिए एक नया रास्ता और खुल जाएगा। ठीक है दोस्तों, आपके जो स्टेट में जो भी मुख्य परीक्षा होती होगी टीचर वैकेंसी की या टीचिंग वैकेंसी की, ठीक है, तो आप उसमें फिर आगे अप्लाई कर सकते हैं इस क्वालिफाई एग्ज़ाम के बाद। ठीक है दोस्तों, तो आप इसको क्वालिफाई कर लें और अपना जो स्टेट लेवल के आपके एग्ज़ाम होते हैं या केंद्र लेवल के एग्ज़ाम होते हैं, आप उसके लिए फिर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज की क्लास शुरू करते हैं दोस्तों। कल तक हमने ये, ठीक है, ब्रेल लिपि के बारे में कल दोस्तों आप लोगों को बता दिया था। अगर जिस किसी बच्चे ने अभी तक ब्रेल लिपि के बारे में कुछ नहीं समझा है तो वो हमारे प्रीवियस वीडियो से देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज हम दोस्तों बात करेंगे ईवीएस के बारे में, एनसीएफ 2005 क्या कहता है। ठीक है दोस्तों, और आज ही हमारी ईवीएस की लास्ट क्लास होगी। ठीक है, दोनों पेपर के लिए सब्जेक्ट दोस्तों लगभग सिलेबस सेम ही है, तो आप लोग जितना भी आपको कराया गया है आप उतना भी कर लेंगे तो दोस्तों आप इजीली अच्छे नंबर ला सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं ईवीएस के बारे में, एनसीएफ 2005 क्या कहता है। ठीक है दोस्तों, इन्वायरमेंट साइंस के बारे में, एनसीएफ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। ठीक है दोस्तों, इसे एनसीएफ की फुल फॉर्म है, 2005 में ये आया था। ठीक है, तो ये क्या कहता है इसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, ईवीएस की थीम दोस्तों, मोस्टली एग्जाम में सीटेट के यहाँ से क्वेश्चन हर बार देखने को मिलता है, तो आप लोग इसे ध्यान से देखेंगे। ईवीएस की दोस्तों कितनी थीम है? 6 मुख्य थीम है। ठीक है दोस्तों, और ये कौन कौन सी हम इस पर अभी चर्चा करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो पहली जो थीम है इसकी, परिवार और दोस्त। ठीक है दोस्तों, तो आप इसको इस अपने ऊपर या अपनी फैमिली के ऊपर रिलेट करके भी इन चीज़ों को याद रख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो जो पहला जो एक बेबी बॉर्न होता है तो उसका क्या होता है दोस्तों, परिवार में जन्म लेता है वो एक, ठीक है, और उसके क्या दोस्तों फैमिली में क्या है, फिर धीरे धीरे उसके दोस्त बनने लगते हैं। तो आपको इस तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो उसकी ईवीएस की जो पहली थीम होगी दोस्तों क्या हो गया, परिवार और दोस्त। ठीक है, दूसरा दोस्तों उसको अपने अपनी ग्रोथ के लिए, अपनी वृद्धि के लिए, ठीक है, कहीं ना कहीं क्या है दोस्तों, अपने विकास के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। तो दूसरी जो थीम होगी ईवीएस की वो क्या होगी दोस्तों, भोजन हो गई। तीसरी थीम पाए जाते हैं दोस्तों, पानी। ठीक है दोस्तों, मतलब आप इस तरीके से समझिए जो हमें हमारी ज़रूरत की चीज़ें हैं वही क्या है दोस्तों, एक तरीके से थीम है हमारी। ठीक है, ईवीएस की। ठीक है, कहीं ना कहीं आप लोग देखते होंगे परिवार दोस्त हमारी क्या है, ये क्या है, हमारी ज़रूरतें हैं। ठीक है दोस्तों, हम परिवार में रहते हैं और हमारे दोस्त भी हमारे परिवार जैसे ही होते हैं। ठीक है दोस्तों, या आसपास हमारी फैमिली के, हमारे घर के आसपास रहते हैं। ठीक है दोस्तों, और कहीं ना कहीं हमें रोज डेली भोजन की जरूरत पड़ती है अपनी जीविका को चलाने के लिए, अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए। ठीक है दोस्तों, और सेम दोस्तों उसी तरीके से पानी के बिना हम जीवित नहीं रह सकते। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं, आशय। सेम दोस्तों जिस तरीके से हमें निवास स्थान की जरूरत पड़ती है जहाँ पर हम रहकर निवास करते हैं या आराम करते हैं, ठीक है, या सोते हैं या जो भी है खाना, ठीक है, तो हमें आश्रय मतलब आराम करने के लिए भी जगह की जरूरत होती है, जिसे हम घर या शेल्टर आश्रय बोल सकते हैं। ठीक है दोस्तों,
तो ये 4 थीम हमने आपको पढ़ा दी। आगे चलते हैं, आप लोगों को ध्यान रखना है, अक्सर यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। नेक्स्ट थीम की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है दोस्तों हमारा, यात्रा करना। उसके बाद दोस्तों आप लोग कहीं ना कहीं देखते भी होंगे, जो हम डेली कहीं ना कहीं एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, वो क्या है दोस्तों, एक यात्रा का पार्ट है। ठीक है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाना, वो क्या कहलाएगा दोस्तों, यात्रा, ट्रेवल कहलाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आप लोगों को ये ध्यान रखना है। आगे चलते हैं। चीज़ें जो हम बनाते और करते हैं, थिंग्स वी मेक एंड डू। ठीक है, तो दोस्तों जो चीज़ें हम डेली रोज़मर्रा में अपनी लाइफ में करते हैं, बनाते हैं या करते हैं, वो क्या है दोस्तों, तो ये उसी के बारे में बात की जा रही है। तो आप लोगों को ध्यान रखना, आप भी जैसे अपने घर में डेली जो चीज़ें करते हैं, या डेली नाश्ता खाना बनाते हैं, या डेली अपना कोई प्रोफेशनल वर्क या ऑफिशियल वर्क करते हैं, वो तो दोस्तों वो सारी चीज़ें किसके अंदर आएंगी, ये सिक्स्थ जो थीम हमने पढ़ी इसके अंदर आएंगे, जो चीज़ें हम बनाते हैं और करते हैं। ठीक है, इंग्लिश में इसे क्या बोलेंगे, थिंग्स वी मेक एंड डू। ठीक है, थिंग्स मतलब चीज़ें जो हम बनाते हैं और डू माने करते हैं। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, ईवीएस की उप थीम। तो दोस्तों जैसे कि अभी हमने पढ़ा कि ईवीएस की 6 मुख्य थीम थी, उसी तरीके से ईवीएस की क्या है दोस्तों, उप थीम भी है। तो दोस्तों यहाँ से भी अक्सर क्वेश्चन देखने को मिल जाता है एग्जाम में, आप लोग इसे भी ध्यान रखेंगे। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। तो ईवीएस की जो दोस्तों पहली उप थीम है, क्या है दोस्तों, परिवार और दोस्त। ठीक है दोस्तों, परिवार और दोस्त, जैसे कि हम एक मनुष्य हो या कोई भी बच्चा हो, किसी के ऊपर भी आप रिलेट करके समझ सकते हैं। ठीक है, इन्वायरमेंट, मतलब इन्वायरमेंट में दोस्तों क्या है, एक मनुष्य का अपना परिवार होता है, अपने दोस्त होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप इस तरीके से समझने का प्रयास करिए, एक मनुष्य को या अपने जीवन में परिवार और दोस्तों की जरूरत हर समय पड़ती ही पड़ती है। ठीक है, आवश्यक है ये सारी चीजें। ठीक है, इन्वायरमेंट में होनी ही चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो परिवार और दोस्त के अंदर दोस्तों क्या क्या चीजें आती हैं उस पर बात कर लेते हैं पहली थीम में। तो परिवार और दोस्त में, जो परिवार और दोस्त के अंदर पहली उप थीम आती है दोस्तों, संबंध। तो दोस्तों संबंध मतलब परिवार दोस्त में हमारा क्या होता है दोस्तों, हमारा माता पिता के साथ संबंध। ठीक है, मतलब उसमें जो एक प्यार होता है माता पिता के अपने बच्चे के लिए। ठीक है, या अपने उस तरीके से आप दोस्त, एक दोस्त मतलब दो भाइयों में या दो दोस्तों में एक जो जिस तरीके का प्यार होता है, किस तरीके का संबंध है दोस्तों, उसके बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, संबंध होता है उनमें। ठीक है, काम और खेलो। दो दोस्तों जो हम अपनी डेली मर्रा में कहीं ना कहीं जो कुछ भी काम करते हैं और कुछ ना कुछ जो भी हम डेली लाइफ में अपना खेल कूद करते हैं, ये उसके बारे में बात की जा रही है। ठीक है दोस्तों, परिवार और दोस्तों में ये सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, हम काम भी करते रहते हैं और एक मतलब एक दूसरे के साथ फ्रेंड सर्किल में खेलना कूदना भी होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये परिवार और दोस्तों के आपस के बीच में होता ही है। ठीक है दोस्तों, ये कार्य परिवार और दोस्तों के बीच में आपस में होता ही है। ठीक है, काम और खेल कूद में बहुत ज़्यादा करते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। परिवार और दोस्त, जैसे कि आप लोग दोस्त देखते भी होंगे कि आपके घर परिवार में आप जिस तरीके से डॉगी मतलब कुत्ता बिल्ली ये इस तरीके से छोटे मोटे जानवर पालते हैं, तो ये भी कहीं ना कहीं परिवार और दोस्त ये हमारी सराउंडिंग में देखने को अक्सर मिल जाते हैं। ठीक है, ह्यूमन बींग्स के, ठीक है, मनुष्य के आसपास ये जीव जीव नहीं दोस्तों, जानवर देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, जानवर भी क्या है दोस्तों, परिवार और दोस्त का एक एक थीम की एक उप थीम का एक हिस्सा है। ठीक है, इसकी जो परिवार और दोस्त की जो 1.4 मतलब इसके अंतर्गत जो एक चीज़ और आती है वो क्या है दोस्तों, पौधे। जैसा कि आप लोग देखते होंगे, जैसे हमारे आसपास हमारे फ्रेंड सर्किल परिवार और दोस्त होते हैं उसी तरीके से आपके आसपास क्या होंगे दोस्तों, छोटे मोटे पेड़ पौधे भी कहीं ना कहीं डेवलप या विकसित हो रहे होंगे, आप लोगों के पास होंगे, जिससे आपको क्या होता है उनसे ताज़ी हवा या फल फ्रूट वगैरह प्राप्त होते हैं। तो दोस्तों ये परिवार और दोस्त के अंतर्गत आने वाली चारों उप थीम के बारे में हम बात कर चुके हैं। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं आगे की तरफ। दूसरी थीम जो है भोजन, भोजन की क्या क्या उप थीम है उसके बारे में बात करेंगे। तो भोजन, सबसे पहले दोस्तों भोजन का जो कार्य होता है, जो मुख के द्वारा खाया जाता है भोजन, तो सबसे पहले हम उसे क्या करते हैं दोस्तों, चखते हैं। ठीक है,
तो चखा किसके जाता है दोस्तों? जीभ के माध्यम से चखा जाता है, उसका स्वाद चखा जाता है कि भोजन कितना स्वादिष्ट है, कितना अच्छा है खाने में। ठीक है दोस्तों, तो चखना जो पार्ट है भोजन का एक, ठीक है, अभिन्न अंग है। ठीक है दोस्तों, जिससे हमें उसके टेस्ट के बारे में, उसके स्वाद के बारे में पता चलता है। आगे चलते हैं। ठीक है, दूसरे उपथीम की बात कर लेते हैं। चखने के बाद दोस्तों क्या है, उसका जो हमने भोजन किया है उसका दोस्तों कहीं ना कहीं पाचन भी होगा। हमारा जो शरीर है इस तरीके से बनाया गया है कि जो कहीं ना कहीं वो हमारे शरीर को क्या है, भोजन क्या है, उसको एनर्जी, ऊर्जा प्रदान करता है दोस्तों। ठीक है, तो हमारे अंदर क्या है दोस्तों, उसे भोजन को पचाने के लिए पाचन यंत्र है, या जिसमें से क्या है दोस्तों, अलग अलग प्रकार के रस निकलते हैं, जिससे भोजन को मतलब ऊर्जा वाली चीज़ें अलग छाट ली जाती हैं, और बाकी जो वेस्ट है, वेस्ट माल जो होता है, वेस्ट जो चीज़ें होती है वो वो मार्ग के द्वारा बाहर निकल जाती है शरीर से। ठीक है दोस्तों, एक अलग मार्ग दिया है जिससे ये सारी चीज़ें बाहर आ जाती है, जो आवश्यक चीज़ें हैं वो हमारे शरीर में रह जाती है, जिससे हमारे शरीर को एनर्जी मिलती है। ठीक है, तो पाचन क्रिया के द्वारा ये सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है दोस्तों, भोजन को पचाता है जिससे, और भोजन में सारी चीज़ें जो भी कार्बोहाइड्रेट्स या जो भी हमारे शरीर के लिए ज़रूरी चीज़ें हैं, वो हमारा शरीर क्या है, पाचन रसों से कह लीजिए, या पाचन क्रिया के द्वारा अपने अपने शरीर को ऊर्जा प्रदान कर देता है। बाकी चीज़ें शरीर के अलग मार्ग से बाहर कर दी जाती हैं। ठीक है दोस्तों, पाक कला। ठीक है, तो दोस्तों जैसे कि आप लोग देख पा होंगे, तीसरी जो थीम है इसकी क्या है दोस्तों, पाक कला। इसमें दोस्तों कलात्मक चीज़ों के बारे में बात की है। जो भी आप कला जो भी आपको कार्य करने की शैली है, आप या किसी न किसी कार्य में आप निपुण होंगे, वो दोस्तों किसके अंतर्गत आ जाएंगी चीज़ें, कला के अंतर्गत आ जाएंगे। कहीं ना कहीं जो आप में कला है किसी कार्य को करने की। ठीक है, तो आप लोगों को ये ध्यान रखना है। ठीक है, और आगे चलते हैं दोस्तों। तो उसके बाद क्या है दोस्तों, परिरक्षण तकनीकें। तो कुछ दोस्तों तकनीकें हैं ऐसी जो परिरक्षण के रिगार्डिंग है, तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि ऐसी तकनीकें जो मतलब परिरक्षण से संबंधित है, तो वो क्या है दोस्तों, भोजन भोजन की ही उपथीम कही जाती है। ठीक है, तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि चौथे नंबर की जो उपथीम है दोस्तों क्या है, परिरक्षण और तकनीक। तो आप लोग ये ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं, किसान और भूख। तो भोजन के जैसे कि आप लोग देखते होंगे दोस्तों, किसान ही क्या है, भोजन को उगाता है। ठीक है, अम, दाल साग, दाल सब्जी, ठीक है, गेहूँ चना, ये सारी चीज़ें दोस्तों एक किसान ही क्या है दोस्तों, भोजन 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 को जो, ठीक है, भोजन की जो उगाने के लिए जो दोस्तों सारी क्रियाकलाप की जाती है, किसान द्वारा की जाते हैं। ठीक है, तो किसान का एक अलग अपना जो है दोस्तों क्या है, इसमें एक बहुत ही भोजन की प्रक्रिया में, या भोजन को बनाने की प्रक्रिया में, भोजन सब्जी निर्माण में, इस तरीके से कह सकते हैं हम। तो एक अलग ही क्या है दोस्तों, एक अपना योगदान है। ठीक है, चाहे वो गेहूँ की फसल करके हो, चाहे दोस्तों चने के माध्यम से हो, चने की फसल से हो, ये बहुत सारी चीज़ें हैं दोस्तों। चाहे दाल के माध्यम से हो या साग सब्जी के माध्यम से हो। ठीक है, तो किसान और भूख। भूख क्या दोस्तों, भोजन कब किया जाता है दोस्तों, जब हमें भूख लगती है। तो आप लोग इससे ध्यान रख सकते हैं, रिलेट कर सकते हैं कि भूख क्या है दोस्तों, किसान और भूख एक भोजन की क्या है दोस्तों, एक उपथीम में है। तो दोस्तों आप लोगों की जी ये याद रहने वाली है। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट थीम की तरफ, पानी। तो दोस्तों जैसे कि हमने बात किया था अभी, पानी। दोस्तों हर एक जीव जंतु हो या मनुष्य हो, अपनी अपने शरीर को बचाने के लिए, जीवित रखने के लिए उसे क्या है दोस्तों, जल पानी की आवश्यकता जरूर पड़ती है। डेली ही रोज़मर्रा लाइफ में उसे पानी की ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है, ताकि वो अपने जो जीवन है उसको सुचारू रूप से मतलब आगे की ओर ले जा सके, या अपनी लाइफ में आगे की ओर बढ़ सके। अगर उसे पानी नहीं मिलेगा तो दोस्तों उसको जो जीवित रहने में बहुत सारी कठिनाइयाँ पड़ेगी शुरू में, और लास्ट समय तक वो जीवित भी नहीं रह पाएगा। तो पानी का क्या है दोस्तों, अपना एक अलग महत्वपूर्ण स्थान है। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे। और बाकी हम दो देख ही चुके हैं, आश्रय, जैसे कि हमने पिछले उसमें भी देखा, अभी पहले भी बात की है, यात्रा करना
और चीज़ें जो हम बनाते हैं उन पर हम चर्चा कर चुके हैं। तो इनमें दोस्तों क्या है, आप लोग ध्यान रखेंगे उपथीम, परिवार और दोस्त की क्या क्या थीम थी और भोजन की क्या क्या थीम थी दोस्तों। अक्सर यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल जाता है, ठीक है दोस्तों। तो भोजन में दोस्तों कहीं ना कहीं भोजन खाना पचाना और जो किसान और भूख मतलब भोजन से संबंधित ही कुछ ऐसे शब्द हैं जिसको आप इजीली याद रख सकते हैं, ठीक है। और परिवार दोस्त में दोस्तों जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे, ये सारी चीज़ें परिवार दोस्तों में ही देखने को मिल जाती है। संबंध होता है परिवार में, काम और खेलने की प्रक्रिया भी परिवार और दोस्तों में ही होती है। जानवर ही परिवारों में पाले जाते हैं, ठीक है दोस्तों। ये सारे हमारे इन्वायरमेंट में आसपास सराउंडिंग में होते हैं, पेड़ पौधे भी, ठीक है दोस्तों। तो आप लोग इजीली रिलेट कर सकते हैं इन चीज़ों को। परिवार दोस्त में सारी चीज़ें मिल जाती हैं और भोजन में ये सारी चीज़ें होती हैं, चखना पाचन पाक कला, ठीक है। और परीक्षण तकनीकें होती हैं कुछ इसमें, ठीक है दोस्तों। और किसान और भूख, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं दोस्तों क्या है, भोजन से संबंधित है। तो आप लोग इजीली इन चीज़ों को समझ सकते हैं, ठीक है दोस्तों। इसमें कोई रटने वाली बात नहीं है। आप लोग इसे एक दो बार पढ़ लेंगे ठीक से तो आप लोगों को ये वैसे ही याद रहने वाली है, ठीक है दोस्तों। आगे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है दिए गए पाठ्यक्रम के बारे में अधिक जानकारी, जैसे पुस्तक की भूमिका, ठीक है दोस्तों। तो ये हमें ध्यान रखना। अब नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं। एनसीईआरटी द्वारा प्रत्येक विषय की गहरी और अंतर संबंधित समझ। तो एनसीईआरटी द्वारा क्या है दोस्तों, प्रत्येक विषय की जो क्या है गहरी से गहरी अंतर संबंधित समझ विकसित करने का प्रयास किया गया है। तो इसमें क्या है दोस्तों, ताकि हम जो हमारी जो सराउंडिंग में जो चीज़ें हैं एनसीईआरटी के द्वारा हम हमारी समझ को उनसे जोड़ने का प्रयास किया है ताकि हम उसके बारे में अच्छे से समझ लें, ठीक है दोस्तों। प्रत्येक विषय वस्तु बच्चों के लिए उपयुक्त भाषा में महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ शुरू होती है। और प्रत्येक विषय वस्तु जो भी, ठीक है, बच्चों को पढ़ाने के लिए जरूरी है, आवश्यक है, वो दोस्तों क्या होती है, उपयुक्त भाषा में महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ शुरू होती है। वो जो दोस्ती होती है जो वो बच्चों के लिए उपयुक्त भाषा में, जो बच्चे उसे आसानी से पढ़ सीख सके, उसको समझ सके, वो क्या होती है दोस्तों, एक महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ शुरू होती है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें आप लोग ध्यान रखेंगे, एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन मिलते हैं। इन्वायरमेंट क्या है दोस्तों, एक बहुत ही मज़ेदार सब्जेक्ट है। इन्वायरमेंट साइंस का मतलब वही है दोस्तों, जो हमारी सराउंडिंग में, जो हमारे आसपास जो चीज़ें हैं जो हमने देखी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं दोस्तों क्या है, हमें उनके उन सभी चीज़ों के बारे में उतनी नॉलेज नहीं है, ठीक है। तो उनके बारे में जागरूकता फैलाने के लिए ही इस सब्जेक्ट को हमारे क्या है सिलेबस में जोड़ दिया गया है, ताकि हम जो अब हमारे सराउंडिंग में हमारे आसपास की जो चीज़ें हैं उनके बारे में हम जागरूक हो सकें, उनकी आवश्यकता को समझें, ठीक है, उनकी विशेषताओं को पहचानें, उनकी हमारी अपनी जीवन में क्या एक अलग स्थान है उनके बारे में, उस चीज़ को समझें, ठीक है, उनको एक उनकी वैल्यू को समझे उनको, ठीक है। तो दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। लिंग, वर्ग, संस्कृति, धर्म, भाषा, भौगोलिक स्थिति आदि के अंतर को समाप्त करने की जरूरत है। तो दोस्तों क्या है, हमें अपने जीवन में जो है लिंग, वर्ग, संस्कृति, धर्म, भाषा, भौगोलिक स्थिति आदि का जो अंतर है एक दूसरे को लेकर या एक दूसरे के बीच में, उन सभी को क्या है दोस्तों समाप्त करने की जरूरत है, ठीक है। ताकि हम लिंग के आधार पर एक दूसरे के साथ भेदभाव ना करें, संस्कृति के, वर्ग के, भौगोलिक स्थिति के आधार पर, ठीक है, जो भी हमारी वेशभूषा है उस सभी या धर्म है उसके आधार पर हम एक दूसरे के साथ क्या करें दोस्तों, भेदभाव ना करें। तो उस चीज़ को क्या है दोस्तों, भेदभाव को समाप्त करने की जरूरत है, ठीक है दोस्तों। आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। पाठ्यक्रम का मूल्यांकन एक सतत प्रक्रिया होनी चाहिए और बच्चे का मूल्यांकन तब किया जाना चाहिए जब वह देखता है और पूछता है, खींचता है, समूह में चर्चा करता है आदि। तो दोस्तों तो ये बच्चे का जो मूल्यांकन क्या है, सतत प्रक्रिया होनी चाहिए, मतलब बच्चे का मूल्यांकन लगातार होते रहना चाहिए, डे बाई डे होते रहना चाहिए। जिससे क्या बच्चों उसमें क्या होता है, जब वह देखता है किसी चीज़ों को, किसी चीज़ के बारे में पूछता है या समूह में किसी चीज़ के बारे में चर्चा करता है, तो इस तरीके से उसका मूल्यांकन होना चाहिए जिससे बच्चों को ज्ञान की जो नॉलेज मिलेगी, ठीक है, या जो कंस्ट्रक्ट करेगा वो ज्ञान को, तो उसका ज्ञान दोस्तों लंबे समय तक उसको याद रहेगा, उसको वो समझ चुका होगा। तो दोस्तों इस तरीके से पाठ का मूल्यांकन होना चाहिए, ठीक है दोस्तों, पाठ्यक्रम का मूल्यांकन होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है दोस्तों, एनसीएफ अनुशंसा, ठीक है। तो इस पर चर्चा करते हैं, एनसीएफ अनुशंसा क्या है। तो एनसीएफ 2005 अनुशंसा कहता है कि स्कूल में बच्चों के जीवन को उनके साथ
जोड़ना चाहिए। तो जो बच्चों बच्चों का जो बच्चों स्कूल के बच्चों का जीवन है ना, उनको जो दोस्तों लाइफ से जोड़ना चाहिए, उनके जीवन से जोड़ना चाहिए, ताकि वो चीज़ों को समझ चुके, अपनी लाइफ को समझ चुके, ठीक है, अपनी लाइफ को समझे। स्कूल और जो बाहर का जीवन है उसमें एक संबंध स्थापित कर सके, ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं स्कूल और जो समाज का जो एक योगदान है बच्चे के भविष्य के निर्माण में, बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, ठीक है ना दोस्तों। तो बच्चों के जीवन को स्कूल में क्या है दोस्तों, तो उसमें इन्वायरमेंट से जोड़ना है उसे, ठीक है, बच्चों को, ठीक है दोस्तों, ताकि वो एक जो उसमें एक संबंध स्थापित कर सके स्कूल और बाहर के वातावरण में, ठीक है। तो इसीलिए ये जरूरी हो जाता है। आगे चलते हैं, स्कूल के बाहर का जीवन, ठीक है। यह स्कूल, घर और समुदाय के बीच की खाई को कम करेगा। इससे दोस्तों जो होने वाली चीज़ें हैं उससे क्या होगा, यह जो स्कूल है, घर और समुदाय है, समुदाय मतलब समाज है, कि जो बीच में उनके दो बीच में जो गैप है, जो खाई है, उससे क्या होगा दोस्तों, वो गैप कम होगा, ठीक है दोस्तों। तो ये बहुत ही जरूरी है। आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। यह किताबी या रटन सीखने को हतोत्साहित करता है। इससे क्या दोस्तों होगा, यह किताबी ज्ञान से सीखने सीखने को दोस्तों क्या करता है, रटने को हतोत्साहित करता है। इससे क्या होगा दोस्तों, भी अपने लाइफ से चीज़ों को रिलेट करके बच्चा आसानी से समझ लेगा, ठीक है, चीज़ों को। तो उसे किताबी या रटन सीखने को हतोत्साहित करता है, ठीक है। एनसीएफ जो बात करता है कि किताबी या रटने की जगह उसे चीज़ों को समझकर परख कर सीखने की ओर, मतलब सीखने के लिए वो करता है, ठीक है, कि बच्चों को अपनी सोच के आधार पर, समझ के आधार पर चीज़ों को सीखना चाहिए, ठीक है, ना कि रटने के आधार पर, ठीक है दोस्तों। इस आधार पर विकसित पाठ्यक्रम रट्टा सीखने को हतोत्साहित करने के विचार को लागू करने का प्रयास करती है। जैसे कि हमने दोस्तों बात किया कि जो रट्टा सीखने के वो हतोत्साहित करने के विचार को लागू करने का प्रयास करती है। मतलब जो रट्टा सीखने का जो है उसे हतोत्साहित करना है, वो उसे बच्चे के जीवन का पार्ट ना बनाकर एक उसको उसकी समझ को, चीज़ों को रिलेट करा के, ठीक है, ताकि वो चीज़ों को समझ कर परख कर, जैसे हमने अभी बात करी, केवल रट्टा ना लगाए उसके बारे में। जैसे कोई चीज़ वो समझ रहा है, किसी चीज़ के बारे में जान रहा है, तो उसके बारे में प्रॉपर जान सके, ठीक है, उसके कोई बारे में उसे सब कुछ बताया जा चुके, ना कि उसके बारे में उसे रटाया जाए, ठीक है, उसके बारे में उसे एक एक चीज़ के बारे में विस्तार पूर्वक समझाया जा चुके, जिससे उसकी एक अच्छी समझ विकसित हो, ना कि केवल वो रटने उसे उसके बारे में केवल रट कर ही उसके बारे में जाने, ठीक है। तो उसके बारे में उसे संपूर्ण एक अच्छी तरीके से समझाया जाए, ठीक है, चीज़ों को। आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। यह हमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनपीई 1986 में उल्लिखित बाल केंद्रित शिक्षा प्रणाली को प्राप्त करने में मदद करेगी, ठीक है। तो दोस्तों इससे क्या होगी, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनपीई 1986 में उल्लिखित है, बाल केंद्रित शिक्षा प्रणाली को प्राप्त करने में मदद मिलेगी। इससे क्या होगा दोस्तों, जो जो बाल केंद्रित शिक्षा प्रणाली क्या होती है, जिसमें बालक केंद्र में होता है, जिसे बालक को इस प्रकार शिक्षा प्रोवाइड या शिक्षा दी जाती है जिससे बालक को सारी चीज़ें तथ्यपूर्वक मिल सके, ठीक है, तथ्य के आधार पर बताई जाए, या उसकी समझ के आधार पर, ठीक है, उसके ज्ञान के आधार पर बताई जाए, ना कि रटंत के आधार पर उसे बताई जाए, ताकि वो चीज़ों को आसानी से रिलेट करके अपने आसपास की चीज़ों से, या जिसके बारे में भी उसे पढ़ाया जा रहा है, समझाया जा रहा है, उसके बारे में वो रिलेट करके आसानी से उस चीज़ को समझ चुके, ठीक है, ना कि उसे रट रट कर याद करे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें उसके बारे में बात करने की कोशिश की गई है, ठीक है। तो बाल केंद्रीय शिक्षा, जिस केंद्रीय शिक्षा में बालक केंद्र में होता है, ठीक है, तो बालक इसी तरीके से अपने किसी भी चीज़ को समझ चुके, ज्ञान के आधार पर उसे उसके बारे में ऐसी नॉलेज मिल जाए, किसी भी चीज़ को जिसके बारे में पढ़ रहा है बालक या सीख रहा है, ताकि उसको उसका जो ज्ञान का जो निर्माण है वो इस तरीके से हो कि वो लंबे समय तक उसके दिमाग में रहे। अगर वो बच्चा रटेगा तो हो सकता है वो कुछ समय में उसे भूल जाए, तो उसे इस तरीके से उसे चीज़ों को समझाना है ताकि वो लंबे समय तक चीज़ों को याद रख सके, ठीक है दोस्तों। ये बाल केंद्रित शिक्षा प्रणाली की
ठीक है, खास बात है। अब नेक्स्ट पॉइंट है एकीकृत शिक्षा। तो एकीकृत शिक्षा की बात कर लेते हैं, ठीक है दोस्तों। बच्चा अपने आसपास के वातावरण को समग्र रूप से देखता है और किसी भी विषय को विज्ञान और सामाजिक विज्ञान में विभाजित नहीं करता है। तो दोस्तों यह है बच्चे के बारे में बात की जा रही है कि बच्चा क्या है दोस्तों, अपने आसपास के वातावरण को समग्र रूप से देख तो लेता है, लेकिन वो किसी भी विषय को विज्ञान और सामाजिक विज्ञान में विभाजित नहीं कर पाता, ठीक है। क्योंकि अभी उसका जो दिमाग है इतना डेवलप नहीं हुआ है, इतना मतलब उस तरीके का उसका विकास नहीं हुआ है जो विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के रूप में अलग कर पाए, ठीक है दोस्तों, जो आसपास का जो उसका वातावरण है। तो आप लोगों को ध्यान रखना है। इसीलिए कक्षा 3 और 5 में ईवीएस विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा की अवधारणाओं और मुद्दों को एकीकृत करता है। इसीलिए दोस्तों कक्षा 3 और 5 में क्या करता है दोस्तों, इसे ईवीएस विज्ञान को सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण की शिक्षाओं के अवधारण पर ही समझाने का प्रयास किया जाता है, ठीक है। और एक अलग नया विषय बनाकर इसे ईवीएस विज्ञान के अंदर ही समझाने का प्रयास किया जाता है बच्चों को, ठीक है दोस्तों, क्योंकि वो उसमें विभेद नहीं कर पाएगा दोस्तों, विभाजित नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो ये उसे कक्षा 3 और 5 में समाज विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा के माध्यम से उसे ईवीएस विज्ञान की जानकारी दी जाती है, ठीक है दोस्तों। ईवीएस विज्ञान के माध्यम से सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा की जानकारी दी जाती है, ठीक है। आगे चलते हैं। यह विषय कक्षा 1 और 2 में नहीं है, लेकिन इससे संबंधित मुद्दे और अवधारणाएं भाषा और गणित का हिस्सा है। तो दोस्तों जैसे ईवीएस की हम बात कर रहे हैं, क्या है, कक्षा 1 और 2 में एक विषय नहीं है, लेकिन इससे संबंधित मुद्दे और अवधारणाएं क्या है, भाषा और गणित का हिस्सा है, ठीक है। तो इससे जुड़ी जो चीज़ें हैं वो, या इससे जुड़ी जो भी जानकारियाँ हैं वो क्या है दोस्तों, संबंधित या मुद्दे जो धारणा है वो गणित के माध्यम से, ठीक है, भाषा या गणित के माध्यम से बच्चों को समझाई जाती है, ठीक है, उनको सिखाई जाती है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। ईवीएस की पाठ्य पुस्तक में परिभाषा और मात्रा की जानकारी के लिए कोई स्थान नहीं है। तो दोस्तों ईवीएस में क्या है दोस्तों, किसी भी प्रकार की कोई परिभाषा नहीं है, किसी भी चीज़ की या किसी भी सब्जेक्ट की या किसी भी कोई भी तथ्य की कोई भी परिभाषा नहीं है। यहाँ तक कि पुस्तक में प्रयुक्त भाषा औपचारिक नहीं है, बल्कि बच्चों द्वारा बोली जाने वाली आम भाषा है। तो बच्चों ईवीएस की वो पाठ्य पुस्तक में जो है लैंग्वेज को भी इतना साधारण रखा गया है जो बच्चे की आम डेली अपने घर 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 में जो वो बच्चा बोलता है भाषा, सेम वही भाषा रखी गई ताकि वो आसानी से ईवीएस के सब्जेक्ट को समझ सके और उसे पढ़ सके, ठीक है दोस्तों। और ना ही उसमें कोई परिभाषाओं को स्थान दिया गया है, ठीक है, ताकि वो बच्चा जो है अपनी सराउंडिंग को, ईवीएस की जो चीज़ें हैं ईवीएस को आसानी से समझ चुके, ठीक है, या समझ सके। आगे चलते हैं। पाठ्यपुस्तक का ज्ञान एकमात्र स्रोत नहीं है, बल्कि लोगों, उनके पर्यावरण, समाचार पत्रों आदि जैसे सभी स्रोत के माध्यम से ज्ञान का निर्माण करने के लिए बच्चों का समर्थन करना चाहिए। तो दोस्तों जैसा कि हमने बताया कि पाठ्य पुस्तक केवल एकमात्र सोर्स नहीं है ज्ञान प्रदान करने का, ठीक है दोस्तों, वही बात करी जा रही है, बल्कि लोगों से मिलना, उनके पर्यावरण के बारे में जानना, ठीक है, समाचार पत्रों आदि के माध्यम से क्या बच्चा सीख सकता है या ज्ञान का निर्माण कर सकता है, ठीक है। तो ऐसी चीज़ों के लिए बच्चों का क्या है दोस्तों, समर्थन करना चाहिए, ठीक है। कम बोझ। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग देखते होंगे इंग्लिश में लर्निंग विदाउट बर्डन, तो बच्चों में क्या है दोस्तों, इतना सिलेबस, इतना इतना बोझ कर दिया जाता है उनके बस्तरों, इनके जो बैग होते हैं, ठीक है, तो इतने भर दिए जाते हैं किताबों से और बुक से। तो बस तो बच्चों को ये नहीं करना है, जितना उन्हें कम चीज़ें देकर उन्हें ऑथेंटिक और सही ज्ञान प्रदान करना है, ठीक है, ठीक है। ऐसा नहीं कि ज़्यादा से ज़्यादा उन्हें बोझ दे दिया जाए और उनको समझ में भी ना आए, या वो सारा चीज़ें, वो उनका सिलेबस वो उतने समय में कंप्लीट भी ना कर पाए। तो उन्हें कम बोझ देना है, तो और उतना ही उनको समझा दिया जाना चाहिए, ठीक है दोस्तों। आगे चलते हैं। वास्तव में वास्तव में शिक्षण के लिए दिन समर्पित करने के लिए दैनिक समय सारणी में लचीलापन आवश्यक है। तो दोस्तों वास्तव में जो है शिक्षण के लिए है दिन समर्पित करने के लिए दैनिक समय सारणी में लचीलापन आवश्यक है। तो जो कहीं ना कहीं है दोस्तों, समय सारणी में एक लचीलापन होना चाहिए जिससे बच्चों को बोरिंग चीज़ें महसूस ना हो, ठीक है दोस्तों। तो हमें ये ध्यान रखना है। आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। शिक्षण और मूल्यांकन के तरीके भी वर्तमान पाठ्यक्रम की प्रभावशीलता को निर्धारित करेंगे।
इस ब्रैकेट में लिख लेते स्कूल में उनके अनुभव को अच्छा बनाने के लिए। तो जो बच्चे के जो स्कूल में अनुभव है उनको अच्छा बनाने के लिए क्या है दोस्तों, शिक्षण और मूल्यांकन के तरीके भी एक अपना एक अलग योगदान रखते हैं। तो शिक्षण और मूल्यांकन के तरीके भी क्या है दोस्तों, प्रभावशाली होने चाहिए, जिससे जो बच्चों का जो स्कूल में जो अनुभव है वो अच्छा बनेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये हमें ध्यान रखना है। आगे चलते हैं। उच्च प्राथमिकता और उच्च प्राथमिकता और स्थान दिया जाना चाहिए, और चिंतन, विस्मय, छोटे समूह में चर्चा और अनुभव की आवश्यकता वाली गतिविधियों के अवसर दिए जाने चाहिए। तो इसमें दोस्तों क्या, जो उच्च प्राथमिकता वाले बच्चे हैं तो उनको क्या है दोस्तों, चिंतन और जैसे छोटे छोटे समूह में कुछ ऐसी ऐसी चीज़ें दे दी चाहिए जिससे वो उनका जो दिमाग है थोड़ा सा सोचना शुरू करें। ठीक है, चीज़ों के बारे में वो थोड़ा सोचें, छोटे छोटे समूह में चर्चा करें चीज़ों के बारे में जो उनको टास्क दिया जाता है। और अनुभव, इससे क्या होगा दोस्तों, उनकी जो गतिविधियों में उन्हें अवसर मिलेंगे सीखने के लिए, वो खुद ही प्रेरित होंगे दोस्तों, एक मतलब चीज़ों को समझेंगे, कुछ ना कुछ नया करने की कोशिश करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये बच्चों को ऐसे अवसर देने, गतिविधियों के माध्यम से ऐसे अवसर देना चाहिए जिससे भी एक नई चीज़ का या नए उसका निर्माण कर सकें। ठीक है, अपने अनुभव के आधार पर वे क्या है चीज़ों का निर्माण करेंगे। ठीक है, जो उतनी जैसी उनकी समझ है, क्या उनमें एक निर्माण या एक क्या है दोस्तों, एक कार्य करने का जो है एक गुण पैदा होगा, जिससे वो कुछ ना कुछ अपने खुद से ही प्रयास करेंगे। और ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। ईवीएस की पाठ्य पुस्तक क्या है दोस्तों, बाल केंद्रित है, ताकि बच्चों को तलाशने के लिए काफ़ी जगह मिले और उन्हें रटने के लिए मजबूर ना किया जाए। ठीक है दोस्तों, तो ईवीएस की पाठ्य पुस्तक क्या है दोस्तों, बाल केंद्रित है, ताकि बच्चों को तलाशने के लिए काफ़ी जगह मिले और उन्हें रटने के लिए मजबूर ना किया जाए। ठीक है, आगे चलते हैं। स्कूल अधिकारियों की क्या भूमिका है, ठीक है, उसके बारे में बात करते हैं। स्कूल के प्रधानाचार्य और शिक्षक बच्चों को अपने स्वयं के सीखने पर विचार करने और कल्पनाशील गतिविधियों और प्रश्नों को आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों, जो स्कूल के प्रधानाचार्य हैं या शिक्षक हैं, बच्चों को अपने स्वयं के सीखने पर, जो उसने स्वयं से सीखा है क्या है दोस्तों, उस पर सीखने पर विचार करने या कल्पनाशील गतिविधियों, ठीक है, कल्पनाशील की बात कर रहे हैं दोस्तों, गतिविधियों की बात कर रहे हैं, और प्रश्नों को आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करेंगे, उसे क्या है दोस्तों, इंकरेज करेंगे, ताकि जो वो है बच्चों चीज़ों को लेकर उसमें जागरूकता बढ़े और वो सीखने के लिए प्रेरित हो जाए। ठीक है दोस्तों, तो आप लोगों को ध्यान रखना है ये पॉइंट। आगे चलते हैं। बच्चों को अपने वयस्कों द्वारा उन्हें दी गई जानकारी से जुड़कर ज्ञान उत्पन्न करना चाहिए। तो जो बच्चे हैं क्या है दोस्तों, अपने घर में या अपने आसपास में जो उनके बड़े रहते हैं उनसे क्या है, किसी भी प्रकार की जानकारी लेकर या इसकी जानकारी से जुड़कर ज्ञान उत्पन्न करना चाहिए। ठीक है दोस्तों, उनमें इस ये उनके विकास के लिए, उनके दिमाग के विकास के लिए बहुत ही अच्छा है। ठीक है, आगे चलते हैं। रचनात्मकता और पहल को विकसित करना संभव है। तो दोस्तों, रचनात्मकता और पहल को विकसित करना संभव है। ठीक है, इससे क्या है, चीज़ों की रचना करने में बच्चे संभव प्रयास करेंगे। ठीक है, अगर हमें उन्हें सीखने में प्रतिभागियों के रूप में देखते हैं, ना कि ज्ञान के एक निश्चित निकाय के रिसीवर के रूप में। ठीक है, अगर हम उन्हें सीखने में जो है प्रतिभागी के रूप में देखते हैं और ना कि ज्ञान के एक निश्चित निकाय के रिसीवर के रूप में, तो हमें दोस्तों क्या करना चाहिए, बच्चों के रिसीवर के रूप में देखना चाहिए, है ना। ठीक है, प्रतिभागियों के रूप में नहीं देखना चाहिए, बल्कि बच्चों को सिखाने का प्रयास करना चाहिए। ठीक है, और उनकी रचनात्मकता को विकसित करने का प्रयास करना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो जितना भी ज्ञान उन्हें बच्चों को प्रोवाइड किया जा रहा है, बच्चों को दिया जा रहा है, ताकि वो उसे अच्छे से सीख सकें, इस चीज़ का ध्यान रखना है। ठीक है, तो हमें उन्हें प्रतिभागियों के रूप में नहीं देखना, हमें उन्हें जो है अपना जो भी उनको पढ़ाया जा रहा है, जो भी उनको समझाया जा रहा है, उनको भी अच्छे से समझ चुके हैं, इस चीज़ का ध्यान रखना है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना है। पुस्तक को परीक्षा का एकमात्र आधार नहीं मानना चाहिए। तो दोस्तों जो है, पुस्तक को क्या है दोस्तों, जो परीक्षा होती है उसका एकमात्र आधार नहीं मानना चाहिए। मान लीजिए किसी बच्चे ने एक अपने स्कूल में आसपास की चीज़ों से बहुत सारा सीखा। ठीक है, एक भाई बच्चे एक उसी के क्लास में एक ऐसा बच्चा है जो अपनी पुस्तक, एक बच्चा ऐसा है जो पुस्तक की नॉलेज रखता है, पुस्तक की नॉलेज ज़्यादा रखता है, एक बच्चा जो है जो अपने समाज की नॉलेज बहुत ज़्यादा रखता है।
तो दोस्तों हमें क्या है, बहुत सारी सभी चीज़ों को देखना है। केवल पुस्तक की परीक्षा को एकमात्र आधार नहीं मानना, क्योंकि बच्चा अपने आसपास के लोगों से, समाज से भी बहुत सारी चीज़ें आसानी से सीख सकता है। ठीक है, तो पुस्तक को एकमात्र आधार नहीं मानना है सीखने का। ठीक है, क्योंकि यही कारण है कि सीखने के अन्य संसाधनों और साइटों की उपेक्षा की जाती है। ठीक है ना, तो दोस्तों आप लोग ये समझ ही रहे होंगे। तो हमें उपेक्षा, यही कारण है कि सीखने के अन्य संसाधनों और साइटों की उपेक्षा की जाती है। तो हमें पुस्तक को एकमात्र आधार नहीं मानना है। ठीक है, क्योंकि सीखने के बहुत सारे संसाधन हैं, बच्चा कहीं से भी, किसी भी माध्यम से, किसी भी संसाधन से सीख सकता है अपने बड़ों की हेल्प से। ठीक है दोस्तों, तो आज ये हमारा ईवीएस का सिलेबस लगभग समाप्त हो गया। दोस्तों एग्जाम में उम्मीद है यहीं से सब कुछ आपको देखने को मिल जाएगा, और बाकी आप PYQ करते रहें तो दोस्तों मोर देन इनफ है, आप इजीली इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर लेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे नए सब्जेक्ट के साथ। ठीक है दोस्तों, तो आप जितना इस ये करा दिया गया, आप इसको ही 2 से 4 बार मल्टीपल टाइम पढ़ लेंगे तो दोस्तों आप इजीली ये आपको याद हो जाएगा बिना रटे। ठीक है, तो दोस्तों चैनल को लाइक कर ले, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, और घंटे के आइकन पर प्रेस कर दें। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, थैंक यू दोस्तों।